जी लेक्चर 31 स्टार्ट करें। 32 है ठहरे। ओके अच्छा, ये कल वाली डिस्कशन जरा रिवाइज करें। अगर एक साहब पेपर में कभी भी आ जाए ना, बाहर के मुल्क की सैलरी कमाई है, तो आपके जहन में ये सारी बातें घूमनी चाहिए। बाहर के मुल्क की सैलरी कमाई है, तो अगर तो बाहर के मुल्क में टैक्स पे कर दिया है, फिर तो बाहर की सैलरी माफ है। अगर बाहर के मुल्क में टैक्स पे नहीं किया तो देखा जाएगा सिटीजन है और बाहर के मुल्क ही है साल के आखिर में। जी बिल्कुल। फिर भी बाहर की सैलरी माफ है। लेकिन अगर सिटीजन ना हो या बाहर के मुल्क ना हो साल के एंड पे, तो फिर बाहर की सैलरी क्या है? टैक्सेबल है। अच्छा, इसमें एक बात याद रखिएगा कि सवाल अगर खामोश होते हैं ना, तो हम सिटीजन एज्यूम किया करेंगे। तो सवाल में जब तक कह रहे थे ना सिटीजन नहीं है, तब तक हम ये नहीं कहेंगे कि सिटीजन नहीं है, तो सिटीजन ही एज्यूम किया करेंगे। सवाल अगर साइलेंट होगा, आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन अगर साइलेंट होगा तो हम सिटीजन ही एज्यूम किया करेंगे। ओके अच्छा जी, पेज 102। ये तीन चीजें हैं, तो जरा देखिएगा। दो चीजें हैं बल्कि। पहले बल्कि इधर आए, पेज 100 के टॉप, 102 के टॉप पे इसी चलाओ यार। एक है पेंशन। पेंशन मिलती है रिटायरमेंट के बाद, और किसको मिलती है? एम्प्लॉय को। और पेंशन मिलती है हर महीने। तो मोबाइल वाले भाई, रिटायरमेंट के बाद जो एम्प्लॉय को हर महीने पैसे मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पेंशन। कई एम्प्लॉयज होते हैं वो कहते हैं कि यार हर महीने पेंशन आएगी, इंतज़ार करना बड़ा मुश्किल लगता है, तो चंद महीनों की पेंशन इकट्ठी अभी दे दो, फिर पेंशन की अमाउंट हर महीने मुझे कम करके दे दिया करना। तो इसलिए कुछ एम्प्लॉयर कुछ पेंशन का हिस्सा इकट्ठा करके दे देते हैं। जैसे आप मुर्गी से रिक्वेस्ट करें कि भाई 10 संडे ज़रा आज दे दो, फिर आगे वाले दिनों में ना देना, तो ऐसी ऑप्शन अवेलेबल है पेंशन के केस में। तो पेंशन जो है वो रिटायरमेंट के टाइम पे मिलती है, रिटायरमेंट के बाद मिलती है, हर महीने मिलती है। 10-15 साल जब तक आप मर ना जाएं तब तक आपको पेंशन मिलती रहती है। लेकिन कम्यूटेशन ऑफ पेंशन क्या होती है? वो जो पेंशन आपको हर महीने मिलनी है, उसका थोड़ा सा हिस्सा आप एडवांस में लेना चाहें, तो इसे कहते हैं कम्यूट। कम्यूट क्या होता है? इकट्ठा करके लेना। तो दैट इज कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। प्रोविडेंट फंड के ऊपर हमारी अलग क्लास होगी। ग्रेचुटी क्या होती है? ग्रेचुटी ये एक तोहफा होती है रिटायरमेंट के वक्त जो मिलती है। ये नीचे जो आगे तफसीलात लिखी हुई ना, इनको छोड़े पड़े, ये ऐसे इसका क्या करना है, छोड़ने पड़े। ग्रेचुटी क्या होती है? ग्रेचुटी होती है, ये वैसे आपके समझने के लिए तफसीलात लिखी हुई थी, पर ज़रूरत कोई नहीं है। एक नाम पेंशन याद रख लें, एक कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, एक प्रोविडेंट फंड, और चौथा नाम ग्रेचुटी। इसके अलावा इस डब्बे में कुछ भी नहीं करना। अच्छा, ग्रेचुटी क्या होती है? ग्रेचुटी होती है तोहफा मिलना, और ये मिलती है लॉयल एम्प्लॉय को। मिसाल के तौर पे कोई एम्प्लॉय 10 साल नौकरी करके जा रहा है, तो उसे जाते हुए 10 तनख्वाहें मुफ्त में दे दी जाएंगी। कोई एम्प्लॉय 12 साल नौकरी करके जा रहा है, तो उसको जाते हुए 12 तनख्वाहें मुफ्त में दे दी जाएंगी। दैट इज कॉल्ड एज ग्रेचुटी। ये पेंशन के अलावा है, ये कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के अलावा है, ये प्रोविडेंट फंड के अलावा कोई चीज है। कोई भी अमाउंट हो सकती है, जितनी तनख्वाहें होती हैं आमतौर पर उतनी दे दी जाती हैं। यानी कि 10 साल इसने नौकरी की, 10 तनख्वाहें इसको मुफ्त में दे दी जाएंगी। ओके, छोड़े बहरहाल इन लामों में क्या करना, असल तो इनकी ट्रीटमेंट समझनी है। तो पेंशन की ट्रीटमेंट हमने कल पढ़ ली थी, इसे मैं टिक कर लेता हूँ। ये पेंशन की ट्रीटमेंट कल हमने पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे कम्यूटेशन ऑफ पेंशन की और ग्रेचुटी की। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन की और ग्रेचुटी की।
अच्छा जी, ग्रेचुटी आपको जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को भी मिलती है रिटायरमेंट के टाइम पे, और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को भी मिलती है रिटायरमेंट के टाइम पे। ग्रेचुटी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को भी मिलती है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को भी मिलती है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में अगर आप आगे जाएं तो एक है ग्रेचुटी स्कीम अप्रूव्ड बाय कमिश्नर, ग्रेचुटी स्कीम अप्रूव्ड बाय कमिश्नर। ग्रेचुटी फंड अप्रूव्ड बाय कमिश्नर। एक है ग्रेचुटी स्कीम अप्रूव्ड बाय एफबीआर, और एक है अनअप्रूव्ड। अनअप्रूव्ड अगर आपको हुकूमत से ग्रेचुटी मिली या कमिश्नर वाले ऑप्शन से ग्रेचुटी मिली तो वो सारी माफ़ है, उस पर कोई टैक्स नहीं है। अगर आपको एफबीआर वाली स्कीम से ग्रेचुटी मिली तो वो माफ़ है 3 लाख रुपए तक, यानी कि अगर आपको 4 लाख मिली तो 3 लाख माफ़ है, 1 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा। और अगर ये अनअप्रूव्ड है तो एग्जेम्प्ट है लोअर ऑफ 50% ऑफ ग्रेचुटी या 75,000 रुपीज। चलें, डोंट टेक मोर देन 1 मिनट। अच्छा जी, पढ़ें, इसको समझिएगा ज़रा एक दफ़ा, पहले समझ लें आप। अगर कोई बंदा हुकूमत में नौकरी कर रहा है और रिटायरमेंट के वक्त हुकूमत ने उसको 10-12 लाख ग्रेचुटी दी है, सारी माफ़ है। अगर कोई बंदा हुकूमत में नौकरी नहीं कर रहा और रिटायरमेंट के टाइम पर उसे ग्रेचुटी मिली है, ग्रेचुटी जब आप अपने एम्प्लॉय को देते हैं ना, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय मिसाल के तौर पे, जैसे पेप्सी के अंदर कोई बंदा नौकरी कर रहा है और पेप्सी वाले चाहते हैं कि हम उसे रिटायरमेंट के टाइम पे ग्रेचुटी दें, तो पेप्सी वालों को चाहिए कि जाएं कमिश्नर के पास, कमिश्नर के पास जाकर अप्रूवल लें अपने फंड की, यानी ग्रेचुटी फंड अप्रूव कराएं। इसमें कमिश्नर को कहें ग्रेचुटी बास्केट हमने बनाई हुई है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, भाई बात सुनो पहले, ग्रेचुटी बास्केट हमने बनाई हुई है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, तो कमिश्नर भाई आपसे रिक्वेस्ट है आप ना ज़रा हमें इजाज़त दे दें, अप्रूवल वगैरह दे दें। कमिश्नर को फॉर्मेलिटीज़ वगैरह पूरी करा के आपको अप्रूवल दे देगा, फिर आपको ग्रेचुटी सारी माफ़ होगी जो भी आप एम्प्लॉय को देंगे। लेकिन अगर आप कमिश्नर के पास नहीं गए, आप फेडरल बोर्ड के पास गए और फेडरल बोर्ड के पास जाके ग्रेचुटी फंड नहीं, वहाँ लफ्ज़ यूज़ होगा स्कीम, आप उसके पास गए और जाके ग्रेचुटी स्कीम अप्रूव करवाई, तो जब आपने ग्रेचुटी स्कीम अप्रूव करवाई जाके एफबीआर से, तो ऐसी सूरत में आपको सारी ग्रेचुटी माफ़ नहीं होगी बल्कि 3 लाख तक ग्रेचुटी माफ़ होगी। अभी हम इस पर बहस नहीं कर रहे कि एफबीआर बड़ा इदारा है तो यहाँ 3 लाख तक माफ़ है और कमिश्नर छोटा बंदा है वहाँ पूरी माफ़ कर दी, इस बात पे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, टाइम ही ज़ाया होगा। और इन द एंड आखिरी बात, अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, यानी कि आप पेप्सी में नौकरी कर रहे हैं और पेप्सी वालों ने सुस्ती की है, ना पेप्सी वालों ने कमिश्नर से अप्रूवल ली, ना पेप्सी वालों ने एफबीआर से अप्रूवल ली, बल्कि पेप्सी वालों ने उस ग्रेचुटी की अरेंजमेंट को हुकूमत को बताया ही नहीं हुआ एफबीआर को कि हम ग्रेचुटी भी देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, लेकिन मुंह उठा के जब एम्प्लॉय रिटायर होने लगा उसे ग्रेचुटी दे दी,
तो इसका मतलब है ग्रेचुटी किसी से प्रूव नहीं थी, तो ऐसी सूरत में एग्जाम्प्ट होगी अप टू लोअर ऑफ 50% ऑफ ग्रेचुटी और 75,000। ओके जी, ये मैं अभी क्या न्यूमेरिकल बनाने लगा हूँ। अच्छा जी, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, अगला अगला कॉन्सेप्ट है जी कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, अगेन गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन मैंने आपको बता दिया है, पेंशन जो इकट्ठी करके मिलती है। स्कीम अप्रूव्ड बाय FBR और अनअप्रूव्ड। यहाँ FBR वाली भी सारी माफ है, यहाँ कमिश्नर से अप्रूवल का तस्वुर ही नहीं, और अनअप्रूव्ड माफ है लोअर ऑफ, नोट कर लें। ओके, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन में क्या है जी? कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, अगर हुकूमत के एम्प्लॉय है तो सारी माफ है, अगर आपने ये स्कीम अप्रूव कराई है जाके फेडरल बोर्ड से तो भी सारी माफ है, और अगर आपने कम्यूटेशन ऑफ पेंशन एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के टाइम पे दी है लेकिन FBR से अप्रूव नहीं कराई थी, फिर ऐसी सूरत में एग्जाम्प्ट होगी लोअर ऑफ। पेज 103 का सवाल कर दें। जल्दी करते हैं, 1-2 मिनट लें। जल्दी करें। डन। Mr. Asim is employed in XYZ company. His basic salary is 40,000 per month. In tax year 2011, he resigned on March 31, 2011. कितने महीने नौकरी करके गया? And received 470 from gratuity scheme approved by FBR.
कितने 470 फ्रॉम ग्रेजुएट स्कीम अप्रूव्ड बाय पहले वाला दूसरा वाला ग्रेजुएटी वाला कम्यूटेशन ऑफ पेंशन ग्रेजुएटी पहले वाले डायग्राम दूसरे वाले डायग्राम पहले वाले डायग्राम में एफबीआर या कमिश्नर एफबीआर कहाँ तक माफ है 3 लाख तक माफ है। तो बताइए ग्रेजुएटी एफबीआर वाली स्कीम से मिली कितनी 470,000 लेस एग्जेम्प्ट माफ कितनी है तो टैक्सेबल 1,60,000 क्लियर। आगे 2 लाख रुपए उसे मिले कम्यूटेशन ऑफ पेंशन अनअप्रूव्ड 2 लाख उसे रिटायरमेंट के टाइम पे मिला है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन कौन सी वाली लोअर ऑफ 50% ऑफ कम्यूटेशन और 75,000 मैंने समझा जब आई नहीं हुए जब आगे बैठे हुए हो। अच्छा तो कम्यूटेशन ऑफ पेंशन कितना बोलें कम्यूटेशन ऑफ पेंशन दो लाख लेस एग्जेम्प्ट लोअर ऑफ हायर ऑफ लोअर ऑफ लोअर ऑफ क्या 2 लाख का 50% कितना आ गया या लोअर क्या आ गया तो 2 लाख में से 75 माफ होगा तो 1 लाख 622555000 क्लियर। ओके आप पढ़ लेंगे इसको कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट और पेंशन स्कीम अप्रूव्ड बाय एफबीआर शैल बी एग्जाम्ड। दो चीजें हैं यहाँ पे कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट और पेंशन अप्रूव्ड बाय बोर्ड ये दोनों कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट एंड स्कीम अप्रूव्ड बाय एफबीआर। क्या कम्यूटेशन ऑफ पेंशन ये गवर्नमेंट वाली आ गई और ये स्कीम अप्रूव्ड बाय एफबीआर शैल बी एग्जाम्ड। ओके ग्रेचुटी और कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट और इन द इवेंट ऑफ हिज डेथ या उसके मरने पे उसके जो वरसा को ग्रेचुटी या कम्यूटेशन मिली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की ग्रेचुटी हर सूरत में क्या होगी माफ होगी। ये तो ग्रेचुटी होगी ना ऊपर वाला डब्बा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की ग्रेचुटी माफ होगी। हाँ वो जो ऊपर वाला डब्बा है ग्रेचुटी फंड अप्रूव्ड बाय कमिश्नर वो माफ है। कमिश्नर के साथ फंड का लफ्ज यूज होगा कमिश्नर के साथ किसका लफ्ज यूज होगा बोले फंड का लफ्ज कमिश्नर के साथ फंड का लफ्ज यूज होगा और बोर्ड के साथ स्कीम का लफ्ज होगा। एग्जेम्प्ट अप टू 3 लाख ये 3 लाख तक माफ है। इफ स्कीम इज एप्लीकेबल टू अगर ये स्कीम एप्लीकेबल है सारे एम्प्लॉयज के लिए क्या मतलब ऐसा ना हो कि चंद एम्प्लॉयज को तो आप फेवरेटिज्म में ज्यादा पैसे दे दें बाकियों को दे ही ना। तो ये स्कीम किन एम्प्लॉयज के लिए होनी चाहिए आपके दफ्तर में सारे एम्प्लॉयज के लिए होनी चाहिए। हाँ जी अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी या अनअप्रूव्ड कम्यूटेशन ऑफ ये आखिरी 2 सिनेरियोस अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी या अनअप्रूव्ड कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। In case of any employee to whom 1, 2 and 3 do not apply
1 डू नॉट अप्लाई यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, 2 डू नॉट अप्लाई यानी अप्रूव नहीं करवाया हुआ, 3 डू नॉट अप्लाई यानी स्कीम एपीआर से अप्रूव नहीं कराई हुई, तो अनअप्रूव्ड हुई ना। तो इन केस ऑफ एन एम्प्लॉय टू होम 1, 2 and 3 डू नॉट अप्लाई द अमाउंट एग्जाम्प्ट विल बी लोअर ऑफ फॉलोइंग 50% of the amount or 75, whichever is lower. चलें 12, 13 को एक दफा पढ़ लें जरा। नेक्स्ट, अच्छा जी, ये पॉइंट 4 के साथ ना कंडीशंस है, ये याद रखिएगा। पॉइंट 4 के साथ है, सिर्फ पॉइंट 4 के साथ 4 कंडीशंस हैं पूरी होने की। यानी अगर आप अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी या अनअप्रूव्ड कम्यूटेशन ऑफ पेंशन 75,000 या 50% ऑफ अमाउंट तक एग्जाम करवाना चाहते हैं लोअर, तो फिर आपको ये शराइत पूरी करनी ज़रूरी है। तो याद रखिएगा ये 4 शराइत पॉइंट 4 के साथ है। द एग्जाम्पशन और ऑन अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी और अनअप्रूव्ड कम्यूटेशन ऑफ पेंशन शैल अप्लाई। ये एग्जाम्पशन आपको कब मिलेगी? जब पैसे आपने ना पाकिस्तान में लेने हैं, ये वाले। यानी आप ये ना कहें कि मेरे पैसे, मैं रिटायर हो रहा हूँ तो मेरे पैसे बाहर के मुल्क के अकाउंट में भेज दें। पैसे कहाँ मिलने चाहिए? पाकिस्तान में। और आपको जब पैसे मिले आपने रेजिडेंट होना है, आप उस साल रेजिडेंट हो, जिस साल आपको पैसे मिले उस साल आप क्या हो? रेजिडेंट हो। आपने कोई ग्रेचुटी पास्ट में उस एम्प्लॉयर या किसी और एम्प्लॉयर से ना ली हो, आपने ग्रेचुटी पास्ट में उस एम्प्लॉयर से या किसी और एम्प्लॉयर से ना ली हो। तो मोहतरम बस ये 3 बातें हैं, चौथी बात बी वाली है, मैं बाद में पढ़ता हूँ, पहले ज़रा इनको याद कर लें। ये जो अमाउंट्स आपको मिली हैं यहाँ पे, ये माफ़ हो जाएंगी अगर आप कितनी शराइत पूरी कर दें? 4 शराइत अगर आप पूरी कर दें। पैसे कहाँ लेने हैं आपने? उस साल आप क्या हो? रेजिडेंट हो। और आपने कोई और ग्रेचुटी रिसीव ना की हो फ्रॉम सेम एम्प्लॉयर और एनी अदर एम्प्लॉयर, ना उस एम्प्लॉयर से ना किसी और एम्प्लॉयर से, आपने किसी से भी ग्रेचुटी ना ली हो। ये 3 शर्तें हैं, जो बंदा पूरी कर देगा उसको क्या माफ हो जाएगी? अनअप्रूव्ड वाली ग्रेचुटी या अनअप्रूव्ड वाला कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। अच्छा एक बात इसमें याद रखिएगा यार, ये जो है ना, ये वाला ऊपर असल में 2 चीजें हैं। ये पॉइंट जो है ना, अनअप्रूव्ड जो ग्रेचुटी है ना, अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी उसके लिए ये 4 पॉइंट है। और जो अनअप्रूव्ड कम्यूटेशन है ना, उसके लिए सिर्फ पहले वाले 3 पॉइंट है। क्योंकि चौथा वाला पॉइंट सिर्फ किसके साथ खास है? अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी के साथ। क्योंकि चौथे वाले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? हु हैज नॉट रिसीव्ड एनी फ्रॉम सेम और एनी अदर एम्प्लॉयर। ये बात नोट कर लें, 4 पॉइंट अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी के साथ हैं और पहले वाले 3 पॉइंट अनअप्रूव्ड कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के साथ हैं। हाँ जी, अगर ये 4 शराइत आप पूरी करें तो 75,000 या 50% विचएवर इज लोअर तक माफ हो जाएगी। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो ग्रेचुटी या कम्यूटेशन ऑफ पेंशन है ना,
ये ऐसे बंदे को मिल रही होती है जो डायरेक्टर हो। ऐसा आमतौर पे नहीं होता, आमतौर पे तो एम्प्लॉइज को रिटायरमेंट के टाइम पे मिल रही होती है, लेकिन कभी कभी डायरेक्टर को भी मिल रही होती है। अगर ये पैसे डायरेक्टर को मिल रहे हैं तो तब माफ होंगे जब डायरेक्टर आपका एम्प्लॉय डायरेक्टर हो। एम्प्लॉय डायरेक्टर कौन सा होता है? जो 8 घंटे ड्यूटी देता है आके। बाकी डायरेक्टर तो कभी कभी मीटिंग में आते हैं। तो आमतौर पे तो ये पैसे किनको मिलते हैं? एम्प्लॉइज को। बोला करें ना, आमतौर पे ये पैसे किसको मिलते हैं? एम्प्लॉइज को। लेकिन अगर कभी डायरेक्टर को मिले फिर माफ तब होंगे जब डायरेक्टर एम्प्लॉय डायरेक्टर है। इन केस ऑफ डायरेक्टर, अगर कभी डायरेक्टर को पैसे मिल जाए, वैसे डायरेक्टर्स को आमतौर पे पैसे नहीं मिलते, अगर मिल जाए तो इफ द पेमेंट इज रिसीव्ड बाय हिम बीइंग अगर वो रेगुलर एम्प्लॉय है, 8 घंटे बैठता है, ड्यूटी देता है, फिर उसको ये अमाउंट माफ हो जाएगी। चलें जी, पहले तो देखें ये कंडीशन में ये जो रिलैक्सेशन है ये है ही बड़ी छोटी सी। क्या है? 75,000 या 50% विच एवर इज लोअर अमाउंट माफ है। पहले तो माफ होने वाली अमाउंट ही बड़ी थोड़ी है, पहले तो बेनिफिट ही इतना छोटा है, ऊपर से ये बेनिफिट अपने साथ कितनी शराइत लिए हुए हैं। तो अगर कभी कोई बंदा इन 4 शराइत को पूरा कर दे तो उसको ऊपर वाला बेनिफिट मिल जाएगा। अच्छा, अब अगर एक बंदा एम्प्लॉई है, वो डायरेक्टर है ही नहीं, तो उसके लिए तो ABCD लगेंगे या फिर उसके लिए हम ACD पढ़ के काफी हो जाते हैं? सिंपल सी बात है यार, एक बंदा सेल्स मैनेजर है, वो रिटायर हो गया, उसको आपने पैसे दिए, तो बस 3 सवाल पूछ लें सेल्स मैनेजर से। यार सेल्स मैनेजर तुझे पैसे कहाँ मिले? जी पाकिस्तान में मिले। कोई बंदा सेल्स मैनेजर है, आप उससे अगला सवाल पूछे, यार तू रेजिडेंट है क्या? हाँ मैं रेजिडेंट हूँ। तुम्हें पहले तो कोई ग्रेजुएट नहीं मिली? नहीं मुझे पहले कोई ग्रेजुएट नहीं मिली। चलो जाओ तुम्हारी चीज माफ है। उससे ये सवाल पूछेंगे ही नहीं आप, क्योंकि ये सवाल तो लेवल का सवाल है, ये सवाल सिर्फ किनके लिए है? अच्छा, बिल फर्स्ट कोई डायरेक्टर रिटायर हो गया, उससे अब आप 4 सवाल पूछेंगे। क्या? कि तुम्हें पैसे कहाँ मिले, तुम्हारा रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, तुम्हें पास में ग्रेजुएटी तो नहीं मिली, और अगर तुम डायरेक्टर हो तो बताओ। तो ये जो रूल है ये एम्प्लॉय के, ये ऑर्गेनाइजेशन के सारे एम्प्लॉइज के लिए है या सिर्फ डायरेक्टर के लिए है? बाकी रूल्स तो सारे एम्प्लॉइज के लिए। क्लियर? अगले सफे पे पॉइंट 22। यार ये दोनों रटा प्रोग्राम है, रटा 22 और 24, ये 2 एग्जाम्पशंस हैं। अच्छा, हमारी एग्जाम्पशंस शुरू हो गई हैं कल से। हमारा सैलरी में जो मेन चीजें थी ना चार्जेबल वाली, वो खत्म हो गई हैं हमारी, अब एग्जाम्पशंस शुरू हो गई हैं। कल भी हमने एग्जाम्पशंस पढ़ी हैं। कल हमने फॉरेन सैलरी को माफ किया था, कल हमने पेंशन को माफ किया था, आज हमने ग्रेजुएटी और कम्यूटेशन ऑफ पेंशन को माफ किया। हमारे एग्जाम्पशंस शुरू हो चुकी हुई हैं अब कि सैलरी में क्या क्या चीजें माफ हैं। अच्छा, एनी पेमेंट फ्रॉम अ प्रोविडेंट फंड टू विच प्रोविडेंट फंड एक्ट अप्लाइज इज एग्जेम्प्ट, आगे लिख लें इज एग्जेम्प्ट। अब ये रटा प्रोग्राम है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है मुझे, और ना आपको ज़्यादा इसमें सवाल पूछने की इजाज़त है। तो कोई भी पैसे जो पेपर में आ गया कहाँ से मिले? प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 से मिले, आपने उन्हें क्या कर देना? माफ। कोई भी पैसे बेनेवोलेंट फंड से मिले तो आपने उन पैसों को क्या कर देना? माफ कर देना। बस ये भी कोई चीज़ होती है बेनेवोलेंट फंड। तो ये दोनों रटा प्रोग्राम है 22 और 24। अच्छा, 25 को पेंडिंग पे डाल दें, ये हम प्रोविडेंट फंड के बात करेंगे। ओके, 53A। अच्छा जी, एक साहब KFC में जॉब करते हैं, मिसाल के तौर पे KFC में कैशियर हैं, तो उनको जो है वो बर्गर मिला खाने के लिए, तो बर्गर की फेयर वैल्यू है 400 रुपये, और एम्प्लॉय ने पे किया एम्प्लॉयर को, सर 100 रुपया मेरी तरफ से, सर नहीं मुफ्त में मैं नहीं बर्गर खाऊंगा सर, 100 रुपया मेरी तरफ से सर। तो फ्री मिला है बर्गर या सब्सिडाइज्ड मिला है? बेनिफिट कितना हुआ है? 300। ये तो बर्गर क्या मिला सबसे? फ्री भी तो मिल सकता है, फ्री भी तो बर्गर मिल सकता है। 400 रुपये का बर्गर है, कोई पैसे ना दो, कितना बेनिफिट? 400 रुपये।
अच्छा अभी दोनों सूरतों में इधर कितना बेनिफिट है 300 रुपए का, ये भी क्या है, इधर कितना बेनिफिट है 400 रुपए का, ये भी क्या है एग्जाम। तो मोहतरम अगर आप किसी होटल में काम कर रहे हो और उस होटल वाले आपको ड्यूटी टाइम में खाना खिला दें और वो खाना सस्ता खिलाएं या मुफ्त खिलाएं, दोनों सूरतों में आपको जो भी बेनिफिट होगा वो क्या होगा, या आपको सब्सिडाइज खिलाएंगे और या आपको क्या खिलाएंगे, फ्री खिलाएंगे। नोट करो। पहले सिनेरियो में कितना बचा आपको, ये उसी सफे के ऊपर है, और दूसरे सिनेरियो में कितना बचा 400। जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी करें। आप लोग सोचते रहेंगे 7 नोट करके फारिग हो जाएगा। बर्गर बना रहे 7 यार, बस कर दो इसे गाँव। बर्गर बनाने क्लास के बाद जाके बनाए। ओके अच्छा जी, फेयर वैल्यू क्या है बर्गर की 400। दूसरे सिनेरियो में अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर 0। पहले सिनेरियो में अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, बचत कब ज्यादा हुई है एम्प्लॉय को, फ्री वाले में, फ्री में चीज मिली ज्यादा बचत हुई। तो ये बेनिफिट माफ है दोनों सूरतों में, कोई मसला नहीं। 300 है 300 माफ है, 400 है 400 माफ है। तो ये हैवी अमाउंट बन जाती है अगर रोजाना बर्गर खाएं तो। 400 ज़रब 30 कितना बना, 12,000। तो 12,000 रुपया होते महीने में आप खा रहे हो बर्गर, तो बर्गर बन जाएगा। तो ये 12,000 पूरा आप माफ होगा, आपकी सैलरी में ऐड नहीं होगा। 53 है। लेकिन ये बेनिफिट इस सूरत में नहीं है कि राइस वाले सरासे को बर्गर खिलाएं, फिर ये माफ नहीं होगा रोजाना बर्गर खिला रहे हो। ये बेनिफिट फिर तब अवेलेबल है जब होटल वाले अपने एम्प्लॉइज को ये खिलाएं, क्योंकि होटल वाले जब सबको बर्गर खिलाते हैं तो एम्प्लॉय को भी खिला दिया तो क्या हुआ। The following perquisites received by an employee shall be exempt. Free or subsidized food provided by hotels and restaurants to its employees during ड्यूटी आवर्स के अंदर शर्त है। इसी तरह अभी देखें इतनी कुर्सियां पड़ी हुई हैं, तो क्यूएम के टीचर ने अपने बेटे को लाके यहाँ बिठा दिया सीए करवाने के लिए। अब क्यूएम के टीचर ने जब अपने बेटे को लाके बिठाया तो फीस है एक सब्जेक्ट की 20,000, और प्रिंसिपल साहब ने क्यूएम के टीचर से कहा आपके लिए 2,000। अब क्यूएम के टीचर को कितना बच रहा है 18,000 रुपया। ये 18,000 रुपया माफ होगा, इनकी सैलरी में ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं ऐड होगा, इसलिए ऐड नहीं होगा 18,000 रुपया क्योंकि एजुकेशन इंस्टीट्यूट जब सबको तालीम दे रहा है तो फिर एम्प्लॉय के बच्चे को तालीम दे दी तो इसमें क्या हर्ज है। तो होटल वाले खाना खिला सकते हैं एम्प्लॉयज़ को और एजुकेशन इंस्टीट्यूट वाले एम्प्लॉयज़ के बच्चों को तालीम दे सकते हैं। वो जो बेनिफिट आ रहा होगा वो सैलरी में ऐड नहीं होगा। फ्री और सब्सिडाइज्ड एजुकेशन प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल टू द चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉयज। सिमिलरली डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर जो है वो कैशियर है, नौकरी करता है, वो बीमार हो गया, उसने डॉक्टर हॉस्पिटल से अपना ऑपरेशन करवा लिया। अब डॉक्टर हॉस्पिटल वालों ने वो ऑपरेशन मुफ्त में कर दिया, तो ऐसी सूरत के अंदर सैलरी में कुछ भी ऐड नहीं होगा, क्योंकि जहां सबके ऑपरेशन कर रहे हैं तो अपने एम्प्लॉय का ऑपरेशन कर दिया तो क्या हर्ज है। फ्री और सब्सिडाइज्ड मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड बाय हॉस्पिटल और क्लिनिक टू इट्स एम्प्लॉयज। इन तीनों में कॉमन बात बताएं क्या है। जो चीज कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं वही एम्प्लॉय को दे रहे हैं, ये बात है। होटल वाले कस्टमर को क्या दे रहे हैं, खाना, तो एम्प्लॉय को भी। एजुकेशन इंस्टीट्यूट वाले कस्टमर्स को क्या दे रहे हैं, एजुकेशन, तो एम्प्लॉय के बच्चे को भी। हॉस्पिटल वाले कस्टमर्स को क्या कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो एम्प्लॉय की भी। ये तीनों में कॉमन बात है। और इन तीनों सिनेरियोज में ना आमतौर पे वो कहते हैं कुछ ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता एम्प्लॉयर को। जहाँ इतने बर्गर आए हैं, बन रहे हैं, कोई एक पत्ता बर्गर का इसमें भी डाल दो, उसमें कुछ और वो, तो इसमें कहते हैं कोई हर्ज नहीं है। जहाँ इतने मरीजों का इलाज हो रहा है इसका भी कर दो यार, क्या फर्क पड़ना है। जहाँ इतने ज्यादा बच्चे पढ़े, एक एम्प्लॉय का बच्चा भी पढ़ा दो, क्या हर्ज है। हाँ, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करें, वो खुला दिल शो कर रहा है तो आप क्यों उसको तंग दिली पे लेके जा रहे हो, दिल तो होता ही खुला है। ओके अच्छा जी,
0.5 अदर बेनिफिट्स फॉर विच एम्प्लॉयर डू नॉट बियर एनी मार्जिनल कॉस्ट। कहते हैं असल में इनमें मार्जिनल कॉस्ट नहीं हो रही, मार्जिनल कॉस्ट होती है एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो एक्स्ट्रा कॉस्ट कोई नहीं इनकर करनी पड़ी। मैंने माना हल्का फुल्का बर्गर, जाहिर बात है महंगा तो आएगा, लेकिन बर्गर पैटीज कितने का आ जाएगा, तो मार्जिनल कॉस्ट पे ज़्यादा इनकर नहीं करनी पड़ी। तो अदर बेनिफिट फॉर विच एम्प्लॉयर डू नॉट बियर एनी मार्जिनल कॉस्ट। एम्प्लॉयर कहते हैं इन सूरतों में कोई खास कॉस्ट वगैरह नहीं इनकर करता। लेकिन इस लाइन के डालने का मकसद क्या है? इस लाइन के डालने का मकसद ये है कि आप किसी और इदारे को भी यहाँ ला सकते हैं, किसी और इदारे को भी सोच के कहते हैं यहाँ ला सकते हो। लेकिन अगर कोई और इदारा कहते हैं आपके जहन में ऐसा आ रहा है जिसको आप ये बेनिफिट देना चाहते हो, तो फिर इसके लिए आपको बोर्ड से नोटिफिकेशन करवाना पड़ेगा, बोर्ड से आपको इजाजत लेनी पड़ेगी, फिर आप इदारा यहाँ ले आओ। तो मोबिलिंक वाले भी यहाँ आ सकते हैं 0.5 के अंदर। वो कहते हैं यार हमें तो कोई मार्जिनल कॉस्ट नहीं इनकर करनी पड़ी, हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं हम चाह रहे हैं उनको फ्री मिनट दे दें। तो खंबे तो लगे ही हुए हैं पहले से, सारा सेटअप नेटवर्क मौजूद है, तो हम चाह रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को फ्री मिनट्स दे दें, बोर्ड से इजाज़त ले लें जाके, तो उनको भी ये बेनिफिट मिल जाएगा। तो एक मिसाल हम लिख सकते हैं 0.5 में मोबिलिंग या वारिद तो ये लोग भी अपने एम्प्लॉयज़ को ये बेनिफिट लेके दे सकते हैं। बस शर्त ये है कि इसमें एम्प्लॉयर को कोई खास खर्चा ना करना पड़े। पहले वाले नहीं जाके कह सकते कि हम अपने एम्प्लॉय को एसी दे दिया करेंगे तो ये सैलरी में ऐड नहीं होगा। ना 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 ना, ये एसी तो एक चीज है पूरी। कि होंडा कार चले जाए कहते हैं हम अपने एम्प्लॉय को गाड़ी दे देंगे, सैलरी में ऐड ना करना, नहीं ये बात नहीं। कॉस्ट तो उसकी अच्छी खासी एक्स्ट्रा कॉस्ट। लास्ट वाला एक जनरल पॉइंट है 0.5, कोई भी बंदा जाके एफबीआर से रिक्वेस्ट करके उसमें गिर सकता है। क्या क्या चीज? ग्रेचुटी? हाँ आमतौर पे पैसे ही होते हैं। ओके अगली पढ़ें जी, मेडिकल फैसिलिटी और मेडिकल रीइंबर्समेंट और मेडिकल अलाउंस, एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये बड़ी मजे की चीज है। अच्छा जी, मेडिकल फैसिलिटी क्या होती है? राइज वालों ने या पेप्सी वालों ने अपने एम्प्लॉय को कहा कि आप जिना हॉस्पिटल जाया करो, लाहौर में जो है जिना हॉस्पिटल, तो वहां जाके अपना एम्प्लॉय कार्ड दिखा दिया करो कि मैं पेप्सी में काम करता हूँ, बस उसके बाद तुम जो है वो अपने गुर्दों का ऑपरेशन कराओ, उसके बाद जो मर्जी करो, बस वो उन्होंने पूछना नहीं तेरे से, 1 रुपया जो है वो नहीं लेंगे तेरे से, कोई पैसे नहीं पूछेंगे तेरे से। तो इसको कहते हैं कि पेप्सी वालों ने अस्पताल लेवल पे जिना हॉस्पिटल वालों से मुआहदा कर लिया हुआ है। आप पेप्सी का कोई भी एम्प्लॉय अपना कार्ड जाके तो जिना हॉस्पिटल वाले मुफ्त इलाज कर देते हैं, लेकिन ऑब्वियसली फिर साल के एंड पे पेप्सी वाले जिना हॉस्पिटल वालों को उसके पैसे देंगे पूरे साल में जितने एम्प्लॉयज गए। मेडिकल फैसिलिटी। और एक और चीज होती है मेडिकल रीइंबर्समेंट, मेडिकल रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट तो पता है आपको, कॉन्सेप्ट बड़ा आसान सा है। इसमें ये होगा कि राइस का के कैशियर है मिसाल के तौर पे, वो बीमार हो गए, अब वो प्रिंसिपल साहब के पास गए, सर मेरा इलाज आप करवा दें। प्रिंसिपल साहब ने कहा यार किसी भी अस्पताल में चले जाओ, अब वहाँ जाओ, इलाज कराओ, खर्चा करो, बिल लेके आ जाओ। मेरा किसी अस्पताल से तो मुआहदा नहीं, इतना बड़ा लेवल तो नहीं है मेरा पेप्सी वाला कि मैंने किसी अस्पताल वालों से मुआहदा कर लिया हो पूरा, तो हम तो छोटे से एम्प्लॉयर है, तो हम आपको ऐसा कर देते हैं, इलाज करवा देते हैं, चलो आप जाओ बिल शिल लेके आ जाओ। वो बिल लेके आ जाता है, प्रिंसिपल साहब उसे रीइंबर्स कर देते हैं। इट इज़ कॉल्ड एज मेडिकल रीइंबर्समेंट। तो मेडिकल फैसिलिटी और मेडिकल रीइंबर्समेंट देखने में दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन लॉ की नज़र में इनका ट्रीटमेंट सेम होगा, क्योंकि एम्प्लॉय का तो इलाज हो गया ना बस। तो फैसिलिटी का ये मतलब है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को किसी खास अस्पताल में भेजा था इलाज करवा के आ जाओ, रीइंबर्समेंट का मतलब है कि किसी भी अस्पताल में चला गया एम्प्लॉय और बिल ला के दे दिया और इलाज करवा के आ गया। एक चीज़ इनसे हट के है, वो बड़ी डिफरेंट है, वो है लगा बंदा कैश, मेडिकल अलाउंस। ये होता है फिक्स कैश जो हर महीने एम्प्लॉय को देता है। इसके बाद फिर एम्प्लॉयर ये नहीं पूछता इलाज हुआ नहीं हुआ, बीमार हुआ नहीं हुआ, ज़्यादा बीमार हुआ, थोड़ा बीमार हुआ, हार्ट का मसला था, जिगर का मसला था, बस एम्प्लॉयर कहता है यार ये बस लगा बंदा कैश पकड़ ले। अब मोहतरम, इन बातों को सामने रखते हुए ये बनेगा हमारा सिनेरियो 1,
ये बनेगा हमारा सिनेरियो 2। ये दो सिनेरियोज बनेंगे, या एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ये सहूलत दी हुई है, या एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ये सहूलत दी हुई है। अच्छा, इस सिनेरियो में आगे ना दो सिनेरियो बन सकते हैं। इस सिनेरियो में आगे दो सिनेरियो बन सकते हैं। कौन सा वाला सिनेरियो? ये वाला, रीइंबर्समेंट या फैसिलिटी, दोनों में बात कर रहा हूं, दोनों में बात कर रहा हूं, समझ आ रही है? दोनों में, यानी इस सिनेरियो ऐसे कर लेते हैं ना ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। सही है। इस सिनेरियो में आगे दो ऑप्शंस बन सकती हैं कि जिस वक्त आपने नौकरी शुरू की थी, क्या उस वक्त नौकरी के मुआहदे में लिखा हुआ था कि आपको यह सहूलत मिलनी है, या जिस वक्त नौकरी शुरू की थी उस वक्त नौकरी के मुआहदे में नहीं लिखा हुआ था कि यह सहूलत मिलनी है, एज पर टर्म्स और नॉट एज पर टर्म्स। ठीक है जी। जैसे टर्म्स होती हैं, मुआहिदा होता है, मुआहिदा, तो मुआहिदे के अंदर जिस वक्त आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन बन रहा था, जिस वक्त आप आए थे और आके कह रहे थे मुझे नौकरी चाहिए, और उस वक्त मैं आपका एम्प्लॉयर था, मैंने कहा मैं आपको नौकरी देता हूं, तो तनख्वाह वगैरह हमारी एग्री हुई थी, बाकी चीजें एग्री हुई थी, तो ये एग्री हुआ था कि हम आपको सहूलत दिया करेंगे जी, या हो सकता है ये एग्री ना हुआ हो। क्लियर? अब इस सारे को सामने रख के लॉ मेकर ने टोटल 3 सिनेरियो बनाए। पहला सिनेरियो हम पढ़ेंगे, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को इलाज की सहूलत दी है और मुआहदे में लिखा हुआ था। दूसरा सिनेरियो, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को इलाज की सहूलत दे दी है लेकिन मुआहदे में नहीं लिखा हुआ था, फिर भी दे दी, कोई मसला नहीं, मुआहदे में नहीं लिखा हुआ था फिर भी दे दी। और तीसरी सूरत, सिर्फ लगा बंदा कैश दे रहा है, इसमें एज पर टर्म नॉट एज पर टर्म का कोई चक्कर नहीं है। ये तो 3 सिनेरियो बन गए। अनलकीली हमारा लॉ 2 सिनेरियो और बना बैठा, अनलकीली हमारा लॉ 2 सिनेरियो और बना बैठा। वो सुन ले कौन से? वो ये कि कई दफा एम्प्लॉयर बहुत सखी होता है और कहता है मैं आपको इलाज भी करवा दूंगा, लगा बंदा कैश भी दे दूंगा। तो इसमें फिर आगे 2 सिनेरियो और बन सकते हैं। क्या? सहूलत एज पर टर्म्स भी दे देगा और मेडिकल अलाउंस भी देगा, ये चौथा सिनेरियो। और पांचवा सिनेरियो, सहूलत दे देगा जो मुआहदे में नहीं लिखी होगी और 7 पैसे भी दे देगा। तो टोटल 5 सिनेरियो बन जाएंगे। अब बता दें जरा कितने सिनेरियो बने? 5। सिर्फ सहूलत दे जो मुआहदे में लिखी हो, ये कौन सा सिनेरियो है? सिर्फ सहूलत दे इलाज की जो मुआहदे में ना लिखी हो, मुआहदे में नहीं लिखा हो तो सहूलत देंगे इलाज की, लेकिन जब बीमार हुआ तो एम्प्लॉयर ने कहा दे देता हूं यार तुझे इलाज करा देता हूं। सहूलत देने का मुआहदे में नहीं लिखा हुआ लेकिन फिर भी इलाज करवा दिया, सिनेरियो 2। सिर्फ लगा बंदा कैश दिया, 3। सहूलत भी है इलाज की जैसे कि मुआहदे में लिखा हुआ था और पैसे भी दे रहा है, सिनेरियो 4। सहूलत भी है इलाज की जो कि टर्म्स के मुताबिक नहीं है और पैसे भी दे रहा है, सिनेरियो 5। तो चौथे पांचवें सिनेरियो में एम्प्लॉयर बड़ा सखी है, सहूलत भी दे रहा है इलाज की और साथ साथ मेडिकल अलाउंस भी दे रहा है। चलें जी, ये 5 चीजें पढ़ लेते हैं। तो एज पर टर्म और नॉट एज पर टर्म का तस्वुर सिर्फ कहां पे होगा? मेडिकल फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट में, मेडिकल अलाउंस में नहीं होगा। मेडिकल फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट एज पर नौकरी के मायदे में लिखा हुआ था कि हम तुम्हें ये फैसिलिटी देंगे। अभी अगला डब्बा ना पढ़े, मेडिकल फैसिलिटी और रीइंबर्समेंट विच इज नॉट एज पर टर्म्स। नेक्स्ट, मेडिकल अलाउंस भी है, सॉरी तीसरा ओनली मेडिकल अलाउंस। तीसरा क्या है? ओनली मेडिकल। इनको नंबरिंग दे दें। चलें जी, अगला मेडिकल अलाउंस भी है और मेडिकल, लेकिन ये फैसिलिटी क्या है? इन अकॉर्डेंस विद द मुआहदे में लिखी हुई है ये फैसिलिटी तुम्हें मिलेगी। और आखिरी बात, अलाउंस भी है और फैसिलिटी भी है, लेकिन फैसिलिटी क्या है? नॉट इन अकॉर्डेंस विद द। तो ये जरा देखिएगा जो मैं ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूं, एज पर टर्म्स, नॉट एज पर टर्म्स, एज पर टर्म्स, नॉट एज पर। क्लियर? ये कितने सिनेरियो बन गए टोटल? 5। अगर पहला वाला सिनेरियो है मोहतरम, तो जितना इलाज आपका हो रहा है
उससे आपको जितना फ़ायदा हुआ है वो सैलरी में ऐड नहीं होगा, अगर पहला वाला सिनेरियो है। यानी आपको सहूलत दी गई है इलाज की, और वो क्या है, एज पर। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आपने नेशनल टैक्स नंबर अस्पताल या क्लिनिक का देना है एम्प्लॉयर को, कि मैं फ़लाँ अस्पताल में जाके इलाज करा के आया हूँ, उसका नेशनल टैक्स नंबर ये है, इज़ गिवन। एंड एम्प्लॉयर ऑल्सो साइन एंड अटेस्ट द मेडिकल बिल्स, और एम्प्लॉयर बिलों पे साइन करेगा ये बिल जाली नहीं है, ये बिल 2 नंबर नहीं है, ये बिल असली है। तो अगर एम्प्लॉयर के बिल पे साइन हो जाएं और आप ये बता दें कि मैं किस अस्पताल में इलाज करवाने गया था और अस्पताल का नेशनल टैक्स नंबर क्या था, अस्पताल वाले भी टैक्स जमा कराते हैं, अस्पताल का नेशनल टैक्स नंबर क्या था, तो ऐसी सूरत में आपको सारे पैसे माफ़ हो जाएंगे जितने भी आपके इलाज पे आए। अच्छा जी, लेकिन अगर आपको इलाज की सहूलत मिल गई है और पेप्सी का एम्प्लॉय चला गया इलाज करवाने और इलाज करवा के आ गया जिना अस्पताल से, लेकिन पेप्सी के एम्प्लॉय के नौकरी के माहदे में नहीं लिखा हुआ था कि इसको हम इलाज करा के दिया करेंगे, फिर भी इलाज करवा दिया, तो फिर सारी अमाउंट टैक्सेबल। लेकिन अगर आपको सिर्फ हर महीने लगा बंदा कैश दिया जा रहा है, यानी क्या दिया जा रहा है, ओनली, फिर वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी के 10% तक आपको वो माफ हो जाएगा। अच्छा, अगले 2 सिनेरियोस मजे के हैं। अगले सिनेरियो में ना ये देखें जरा, फैसिलिटी इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स है, इसलिए फैसिलिटी को माफ कर दें, फैसिलिटी को माफ कर दें। अब एक चीज माफ कर दी है तो दूसरी चीज माफ ना करें। अलाउंस जो मिल रहा है ना लगा बंदा कैश, इसे टैक्सेबल करो, इसे टैक्सेबल करते हैं। क्लियर? और अगला सिनेरियो आप खुद ही सोच लें, इधर फैसिलिटी क्या है, नॉट इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ये नॉट इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इसलिए सजा दें और फैसिलिटी को फुली टैक्सेबल कर दें। अब एक चीज पे टैक्स मांग लिया तो दूसरी को बोले दूसरी को माफ कर दें, वो क्या है, वो अलाउंस है, तो अलाउंस को माफ कर दें अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। क्लियर? आप जी बताएं, पहला सिनेरियो मेडिकल फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट, अगर एज पर टर्म्स है, ये पहला सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो मेडिकल फैसिलिटी नॉट एज पर टर्म्स। तीसरा सिनेरियो ओनली मेडिकल, इस सूरत में एग्जेम्प्ट, इस सूरत में पूरी टैक्सेबल, इस सूरत में एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। ये कितने सिनेरियोस हो गए? 3। चौथा सिनेरियो फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट एज पर टर्म्स है प्लस मेडिकल अलाउंस भी है, तो ऐसी सूरत में फैसिलिटी को एग्जेम्प्ट कर दें, क्यों? क्योंकि एज पर टर्म्स है, और अलाउंस मेडिकल अलाउंस लगा बंदा कैश, उसे फुली टैक्सेबल कर दी। क्लियर? नेक्स्ट, फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट क्या है, नॉट एज पर, और साथ ही मेडिकल अलाउंस भी है। अब ऐसी सूरत में क्या करें जी, सोचें, फैसिलिटी नॉट एज पर टर्म्स है, सोचें फैसिलिटी को टैक्सेबल कर दें और मेडिकल अलाउंस को 10% ऑफ बेसिक सैलरी तक एग्जेम्प्ट कर दें। क्लियर? क्वेश्चन 4 करें, पेज 104 पे। जल्दी करें।
हाँ जी, हो गया। Basic salary of Mr. Anza is 40,000 per month, and dearness allowance is 4,000 per month. D. Basic salary. Next, महंगाई अलाउंस। जी आगे। अच्छा जी, मेडिकल अलाउंस इज 5,000 पर मंथ, अलाउंस भी है और हॉस्पिटलाइजेशन भी है, विच इज नॉट एज पर टर्म्स। अब सिनेरियो सोच लें कौन सा वाला है। अलाउंस भी है, हॉस्पिटलाइजेशन भी है, नॉट एज पर टर्म्स। अलाउंस भी है, हॉस्पिटलाइजेशन भी है। आप बताएं क्या करेंगे? क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन नॉट एज पर टर्म्स है, इसलिए उसे क्या कर दें? टैक्सेबल, क्योंकि वो नॉट एज पर टर्म्स है ना, नॉट एज पर टर्म्स हॉस्पिटलाइजेशन, उसे फुली टैक्सेबल कर दें। और अलाउंस को तो अलाउंस को क्या करना है जी? मेडिकल अलाउंस कितने? 5,000 जरा 12। यार इसको इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसे माफ करना है जी। लेस 10% ऑफ बेसिक सैलरी। और इन द एंड हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटलाइजेशन नॉट, इसलिए फुली टैक्सेबल। क्या मतलब? ऐड करें इग्नोर करें? ऐड करें। कितने? 662। बस ना, चलो ठीक है यार, क्लोज करो। वैसे ही टेस्ट पढ़ लो।